साथियों, हमारे साथ में अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बीजू कृष्णन जी हैं। बीजू कृष्णन जी इस किसान आंदोलन के पूरे मूवमेंट्स में बहुत ही सचेतन मन से शामिल रहे हैं। खासकर से जो साउथ का इलाका है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा दौरा किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन का आज वापसी का बिल पास हो गया है, बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है। साउथ में खासतौर से ये आंदोलन किस तरीके से चला और क्या असर रहा, क्योंकि आपने वहाँ बहुत दौरा किया। ये एकजुट संघर्ष का ऐतिहासिक जीत है। इसमें दक्षिण भारत का भी इस पूरा संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास करके जो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार, उसके साथ साथ जो गोदी मीडिया का प्रचार था कि इस आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित है, उसको तोड़ते हुए पूरा देश भर में इस आंदोलन का व्यापन, ये बहुत बड़े पैमाने में इस संघर्ष को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान इसमें इनका रहा है। दक्षिण भारत में हर राज्य में, चाहे केरल हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र में भी और ओडिशा में, जो दक्षिण भारत नहीं है, ये सब राज्यों में भी बहुत बड़े पैमाने में किसान जनवरी 26 तारीख का जो ट्रैक्टर रैली हो या लगातार एक निरंतरता रहा है वहां का जो आंदोलनों में। इस साल भी 26 नवंबर को मैं जस्ट तमिलनाडु से लौटा हूं। 26 नवंबर को हर जिला में बड़े पैमाने पर किसान, खेत मजदूर वर्ग के संगठन इस आंदोलन में जुड़े हैं। कुछ मिसाल भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खास करके जुलाई 26 से अगस्त 8 तक 2 हफ्ते का जो प्रचार मजदूर वर्ग के संगठन, किसान, खेत मजदूर संगठन मिलकर जो प्रचार किया, एक उदाहरण आंध्र प्रदेश का अगर लूं, लगभग 12,000 गांव में, सब जिलाओं में 30 लाख से अधिक पर्चे बांटते हुए तीनों संगठन एकजुट होके एक प्रचार अभियान ले गए थे। उसके बाद अगस्त 9 तारीख को क्विट इंडिया दिन, जो आंदोलन का दिन पर हम भारत को बचाएंगे, सेव इंडिया, सेव फार्मर्स, नो टू कॉर्पोरेट लूट, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ और भारत के किसानी को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए एक बड़ा अभियान पूरा देश भर में हुआ। उसमें भी दक्षिण भारत का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। एक सवाल है कि ये जो जैसे जो उत्तरी भारत है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो एमएसपी का जो प्रॉब्लम है कि आधे दाम पे फसल बिक रही है, क्या यही सिचुएशन दक्षिण भारत में है? दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में इससे विपरीत एक स्थिति है। खास करके केरल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पे एक वाम जनवादी मोर्चे का सरकार है, पिनराई विजयन का नेतृत्व में। वहां पे जो धान का अगर समर्थन मूल्य देखेंगे, केंद्र का जो समर्थन मूल्य दिया गया है, उससे लगभग 1,000 रुपया ज्यादा बोनस देते हुए वहां का किसानों से वहां का सरकार इसका खरीद करते हैं। ये और देश में कहीं पे नहीं है इस तरीके का एक स्थिति। जब बिहार या उत्तर प्रदेश, ओडिशा वगैरह में किसानों को ये समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है, 800 रुपया, 1,000, ज्यादा से ज्यादा 1,200 रुपया में बेचने में मजबूर है। हर क्विंटल में लगभग 1,000 से लेके 1,000 रुपया तक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उस स्थिति से विपरीत है केरल का स्थिति। कुछ फसलों में कर्नाटक और तमिलनाडु में भी एक बेहतर स्थिति है खरीद का। आंध्र का भी एक थोड़ा उत्तर भारत से थोड़ा बेहतर स्थिति है, पर उसके बावजूद 90% जो किसान है, क्योंकि सरकारी खरीद जो है उसका एक अहम भूमिका होता है केंद्र सरकार का, और वो उस भूमिका से पीछे हटना चाह रहा है। तो इसीलिए इस जो सरकारी खरीद का जो नेटवर्क है, प्रोक्योरमेंट सेंटर, खरीद केंद्र का, उसका जो व्यापन भी बिल्कुल नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। हम लोग का मांग रहा है कि ये प्रोक्योरमेंट सेंटर, खरीद केंद्र हर किसान का जो खेत है उससे जितना पास में हो,
ये केंद्र होना चाहिए। पर आज ये 3 कानून ले आके नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं कि अदानी और अंबानी किसानों को बेहतर दाम देंगे। ये बिल्कुल कहीं होने वाला नहीं है। बिहार का मिसाल हमारे सामने है। 2006 में एपीएमसी कानून खत्म हुआ और वहां सबसे ज्यादा किसान का लूट हो रहा है। तो वही उस स्थिति के विपरीत एक वैकल्पिक नीति केरल में है जो पूरा देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये एमएसपी वाला जो सवाल है, इन काले कानून तो वापस हो गए, एमएसपी का सवाल है। एक्चुअल किसान किस तरीके की एमएसपी की गारंटी सरकार से चाहते हैं? जो किसान का लगातार मांग है C2+50 स्वामीनाथन कमीशन जो सिफारिश किए थे उसको लागू करने का और उसके लिए एक कानूनी गारंटी का हम लोग मांग कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में जो समर्थन मूल्य है वो बहुत हद तक सिर्फ कागजी है। कागज में लिखा हुआ है कि एक लगभग 23 फसलों का दाम का घोषणा होता है पर खरीद नहीं होता है। तो उसका मतलब किसानों को इससे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये हमारा देश का स्थिति है। तो इसमें एक बदलाव होना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान का हर जो खर्च है उसके ऊपर, उसमें इवन किसान का जो जमीन का जो रेंट है वो भी जोड़ते हुए उसके ऊपर कम से कम 50% ज्यादा किसान को मिलना चाहिए। पर ये सरकार जो है, अशोक गुलाटी जैसे जो इकोनॉमिस्ट है, इनका सिफारिश के हिसाब से वो कहते हैं कि किसान को कोई मार्जिन ही नहीं होना चाहिए। जो उत्पादन खर्च है वो भी नहीं मिल रहा है किसानों का, वो स्थिति है। उसमें एक बदलाव जरूरी है, तब भारत में खेती का विकास होगा। किसान आज इन नीतियों के चलते, आज सरकार का खबर है, सरकार का ही आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में फसलों का खेती से सिर्फ 27 रुपया आमदनी किसान कमा रहे हैं। जबकि मोदी सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे भाजपा, तब दुगना आमदनी करने का वादा करते हुए आया था। सिर्फ किसानों का दुख दर्द में उनको दुगना करने में ही ये सफल हुए हैं। इससे एक किसान का हित में वैकल्पिक नीतियों को लागू करने का जरूरत हम मानते हैं। अभी एक तो एमएसपी हो गया, बाकी और कौन से सवाल हैं जो अभी किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु में, जिसमें किसान आंदोलन के चाहते कि इस पर भी बात हो करके कोई समाधान निकले? ये जो आंदोलन शुरू हुआ, एक मुद्दा आधारित आंदोलन, इसको हम एकता, हम एकजुटता जो बना, खास करके ये 3 किसान विरोधी कानून को वापस होना चाहिए, इसको रद्द करना चाहिए। ये एक मुख्य हमारा मांग रहा है। उसके साथ साथ जो बिजली कानून में जो बदलाव ले आ रहे हैं उसको वापस लेना चाहिए, और एमएसपी का कानून जो एक लीगल गारंटी किसानों को मिलेगा उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम का, ये 3 हम लोग का मेन मुद्दा रहा है। उसके साथ साथ जो पराली जलाने वाला मुद्दा भी था, जिसमें किसानों पर मुकदमे करने का, ये सभी मुद्दा, उसमें 3 कानून तो वापस हुए और सभी मुद्दे अभी तक कुछ उस पर हल नहीं हुआ। और बड़े पैमाने में इस पूरा आंदोलन में शुरुआत से ही मजदूर वर्ग के संगठन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस आंदोलन में जुड़े रहे। उनका भी मांग है कि मजदूर वर्ग के हकों पर जो हमला इस सरकार ने जो लेबर कोड ले आते हुए किया, उन लेबर कोड को भी, उन कानूनों को भी वापस लेना चाहिए। ये हमारा मांग है। ये तत्कालीन मांग अगर है। 91 से जो भारत में नव उदारवादी आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं, उसके चलते कृषि संकट बहुत गहरा हुआ है और कम से कम 4 लाख से अधिक किसान हमारे देश में खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं, उससे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिला इसमें नहीं आते, बहुत से आदिवासी, दलित और भूमिहीन लोग, बटाईदार इसमें नहीं आते,
और अगर 2019-20 का आंकड़े ले, 19 और 20 में 32,000 दिहाड़ी मजदूर 19 में और 38,000 से ऊपर दिहाड़ी मजदूर 2020 में खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। ये जो दिहाड़ी मजदूर है वो कौन है? वो भी हमारे ही किसान परिवारों से, खेत मजदूरों के परिवार से, ग्रामीण इलाकों से आने वाले हैं, जो शहरों में असंगठित क्षेत्र में काम करने में मजबूर है। इतने बड़े पैमाने में ये हमारे देश में जो कृषि संकट है उसको दर्शाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम चाहेंगे कि इस जो एकजुटता बना है 500 से अधिक संगठन और मजदूर वर्ग के संगठनों के साथ जो एकजुटता है, इसको आगे बढ़ाते हुए इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ जो जन विरोधी है, इस देश का संपत्ति लूटने के लिए खुला छूट दिया जा रहा है कॉर्पोरेट कंपनियों को, उसको भी खारिज करना चाहिए। उसको बदल के जनता का हित में, किसान मजदूर के हित में नीतियों को लागू करना चाहिए, वैकल्पिक नीतियों को लागू करना चाहिए। ये एक लंबा लड़ाई है, उस दिशा में सभी संगठन को आगे जाना होगा। अभी जो एक किसान आंदोलन हुआ, 1 साल हो गया, बड़ा लंबा संघर्ष चला, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण आंदोलन रहा, जिसमें 540 किसान संगठन एकजुट होकर के आगे साथ में चल रहे हैं। ये अपने आप एक बड़ी चुनौती है। किसान सभा की इस पूरे मूवमेंट्स में क्या भूमिका रही है, वो किस तरीके की चुनौती सामने आई? सबसे पहले जो कुछ तबका ये कोशिश कर रही है कि ये जो आंदोलन है स्वतःस्फूर्त उभर के आया है, उसके पीछे भी एक मकसद उनका है। ये जानने का जरूरत है, 2014 से लगातार एक कोशिश रहा है। जब भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ले आया गया तो उसके खिलाफ एक मुद्दा आधारित एकता बना, जो भूमि अधिकार आंदोलन नाम का, जमीन का अधिकार के लिए, वनाधिकार के लिए और कॉर्पोरेट लूट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक एकजुटता 300 से अधिक किसान, खेत मजदूर, आदिवासी, दलित संगठनों का एक एकजुटता वो रहा, जिसके लगातार संघर्ष के चलते मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा, उसको लागू नहीं कर पाए। ये पहला हार था नरेंद्र मोदी सरकार का, जो एकजुट संघर्ष के चलते, मुद्दा आधारित एकता के चलते हुआ। मंदसौर घटना के बाद और एक एकजुटता जो बना, 2 मुद्दों के आधार पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये एक तो उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम सुनिश्चित करने के लिए एक कानून का मांग, और किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने का एक कानून। ये एक और एकजुटता, किसान संगठनों का एकजुटता, 250 से अधिक संगठनों का एक एकजुटता। फिर मजदूर वर्ग के संगठन और किसान संगठनों का बीच में भी एक एकजुटता है। तो 2020 में जून में जो अध्यादेश ले आए गए, उसके बाद जिस तरीके से गैर जनवादी तरीके से पार्लियामेंट में उसको पास किया गया, उसके बाद से ये संघर्ष है। शुरुआती दौर से ही लाल झंडे के जो संगठन है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पूरा देश भर में इन कानूनों के बारे में किसानों के बीच जाके उसका असली मकसद पर्दाफाश करने में बहुत बड़ा एक योगदान हम लोग के संगठनों का रहा है। पर ये जो एकजुटता बना है 500 से अधिक संगठनों का, आपस में एक दूसरे के बीच एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ इन जो मुद्दों के आधार पर एकता बना है, हर कोशिश के बावजूद उस एकता को बरकरार रखने में भी हम लोग का लगातार एक कोशिश रहा है। इसमें एक चीज जो खास करके गौर करने के लायक बात है, जो लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह और गोदी मीडिया का प्रचार था कि सिर्फ पंजाब तक सीमित, आज भी वो कह रहे कि कुछ किसान के विरोध के चलते वो इसको वापस ले रहे हैं। पर जिस तरीके से हम लोग का हस्तक्षेप हुआ,
पूरा देश भर में लगभग 24 राज्यों में अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन है। कुछ राज्यों में जहां अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन नहीं है, हमारे जो मजदूर वर्ग के संगठन, खेत मजदूर वर्ग के संगठन है, इस ढांचा को इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ और किसान और खेत मजदूर वर्ग को इस आंदोलन के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा एक प्रयास हम लोग की ओर से रहा है। ये इस आंदोलन का जीत में जरूर इसका भी एक हिस्सा है। अभी सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी ने वापसी में भी ये कहा कि उन्होंने कानूनों को गलत नहीं कहा, ये कहा कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए हमको ये बिल हम वापस ले रहे हैं। तो क्या भी ये आशंका है क्या कि ये कानून दोबारा आ सकते हैं या इसका कोई स्वरूप आ सकता है? आपको विश्वास है कि कानून आगे दोबारा नहीं आएंगे? नहीं, इसका हमारे केरल में एक कहावत है कि कोई पत्थर से ठोकर खा के कीचड़ में गिर गया तो और कोई देख लिया तो वो कहता है कि मैं गिरा नहीं हूं, मैं खुद इसमें कीचड़ में जानबूझ के मैं उसमें मतलब गिरा हूं, उस तरीके से। तो अभी इस आंदोलन के चलते, एकजुट आंदोलन के चलते, जो 700 से अधिक किसानों का जिसमें शहादत के साथ हासिल किया हुआ ये जो जीत है, ये हम लोग का किसान और खेत मजदूर और मजदूर वर्ग जो है भय पर जीत हासिल किया है। कोई डर आज नहीं है, निडर होके आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे दुश्मन है, जनता का दुश्मन है, मोदी सरकार है, उनके दिलों में डर पैदा करके ये जीत हासिल किया है। और वो इन कानूनों को, वो उनका मंशा हो सकता है कि फिर ले आना, वो पूरा कानून में आज जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जो अभी बिल पास, रिपील बिल पास हुआ, उसमें भी लिखा हुआ जैसे कि पूरा 7 साल में झूठ के ऊपर खड़ा किया इनका ढांचा, आज भी इस कानून में भी उसी तरीके से झूठ बात रखा है। उसमें कहा जा रहा है कि किसानों को फसल बीमा योजना में बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। खुद मोदी जहां से आते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों में इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पीछे हट रहे हैं। अगर इतना फायदेमंद है तो क्यों खुद भाजपा शासित प्रदेश में वो नहीं चाहते कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो? उसमें और एक झूठ ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का बात कहते हुए वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बोल रहे, उसमें वो बोल रहे कि मिनिमम सेल प्राइस, जैसे कि किसानों को वो दाम जो वो बता रहे वो मिल रहा है, आज वो नहीं मिल रहा है। सच्चाई ये कि वो नहीं मिल रहा है। हमारे तमिलनाडु के एक किसान, बड़े किसान नेता, हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव रहे कॉमरेड वरदराजन, वो कहते थे कि एक चाचा थे, चाचा से बच्चे पूछ रहे थे कि चीनी और मिठाई खिलाने, तो चाचा एक कागज के टुकड़े में चीनी लिख दिया और कहा कि चाट लो। आज हमारे देश के किसान और मजदूर समझ चुके हैं कि वो चाचा और कोई नहीं है, वो ये नरेंद्र मोदी है, जो सिर्फ हर चीज प्रचार के ऊपर, वो झूठे प्रचार के ऊपर खड़ा हुआ एक ढांचा है आज भाजपा और उनका सरकार। वो कुछ ही दिन में चुनाव आने वाले, उन चुनाव में ताश के पत्ते जैसे वो गिरने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जो ये सरकार है, कॉर्पोरेट का परस्त सरकार है, कॉर्पोरेट का पॉलिसी लागू कर रहा है, सारा निजीकरण कर रहा है। ये जो सीधी किसान आंदोलन का लड़ाई कॉर्पोरेट्स के लूट के खिलाफ है, ये इतना बड़ा मूवमेंट्स देश में चला, ट्रेड यूनियंस भी आपके साथ में हुई, क्या सरकार नीतियों से पीछे हटेगी? क्या समझ है? ये जो पूरा लड़ाई में कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ हमारा नारा रहा, किसानों का, और खास करके पंजाब, हरियाणा,
राजस्थान जैसे राज्यों में, जहां पंजाब और हरियाणा स्पेसिफिकली, जहां पे किसान को तुरंत इन कानूनों का असर समझ में आ रहा है, वहां पे रिलायंस, जियो का और अंबानी अदानी का प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट, ये एक बड़ा अभियान वहां रहा है। टोल गेट्स को खुला रखना, कोई टोल चार्जेस नहीं लेना, ये भी किसानों का इस आंदोलन में एक बड़ा एक निर्णय रहा है। पूरा देश भर में भी कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ एक आवाज इस आंदोलन में उठा है। इसी दौर में नरेंद्र मोदी सरकार जनता को, मजदूर, किसान, मेहनतकश को लॉकडाउन में रखते हुए कॉर्पोरेट लूट के लिए अनलॉकडाउन का घोषणा करते हुए ये 3 कानून, किसान विरोधी और लेबर कोड जो है मजदूर विरोधी, 2 ऐसा वर्ग जो देश में संपत्ति का पैदा करता है, उनके खिलाफ जो शासक वर्ग का हमला रहा है, उसके खिलाफ ये एकजुटता इस शानदार जीत हासिल की है। और जो नोम चॉम्स्की कहे है, पूरा दुनिया में मेहनतकश और किसान जो नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे, जो फांसीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे, उनके सामने ये संघर्ष एक मिसाल बनके, एक प्रतीक्षा का दीप, ये कहते हैं बीकन ऑफ होप का, इस आंदोलन के बारे में नोम चॉम्स्की कहते हैं, उस तरीके से इस आंदोलन उभरा है। आप अगर देखेंगे पूरा दुनिया भर में इस आंदोलन को के साथ एकजुटता बताते हुए आम जनता, वहां के किसान मजदूर भी बड़े पैमाने में सड़कों पर उतर के आके इसका समर्थन में आए हैं। अभी जो है ये जो किसान आंदोलन चला, अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि इसके जो अनुभव हैं, सरकार ने बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं किसान आंदोलन में, कुछ ऐसे 1-2 जो बड़े षड्यंत्र हैं, खास षड्यंत्र हैं, और उन षड्यंत्रों से बचने के लिए किसान आंदोलन ने क्या किया, तो कोई शेयर करना चाहते हैं? षड्यंत्र पर ही इस सरकार और भाजपा और संघ परिवार पूरे इतिहास अगर उठा के देखे, उसी पर वो जिंदा रहे हैं और बहुत हद तक वो सफल भी होते हैं कभी कभी षड्यंत्र के बल पर इस आंदोलन में हर उनका षड्यंत्र जो है उसको चूर चूर करते हुए किसान, खेत मजदूर और मजदूर वर्ग एकजुटता के साथ आगे इस जीत को हासिल किए हैं। उसमें आप देखेंगे शुरुआती दौर में इसको खालिस्तानियों का संघर्ष कहना, उसके बाद इसको पाकिस्तानी और चीन का समर्थक बताना या इन आतंकवादी बताना, ये सभी किया है। जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक तरीके से जिस तरीके किसानों पर पुलिस को इस्तेमाल करते, जो सब इस सरकार किया। जनवरी 26 के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद जो लाखों ट्रैक्टरों का रैली पूरा देश भर में हुआ, तो हम देखें जिस तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद पता चला कि खुद मोदी और अमित शाह और उनके नेताओं के साथ वो षड्यंत्रकारी लोग उसमें शामिल थे। तो उसके बाद भी ऐसे कोशिश रहे। जो एक नेशनल हाईवे है, इस पर बड़े गड्ढा खोदना, लोगों को दिल्ली आने से रोकने के लिए, या फिर कील ठोकना, कहीं पे पूरा दुनिया में इस तरीके का मिसाल नहीं मिलेगा कि अपना देश का जनता जो इस सरकार को चुन के यहां भेजा है, उसी जनता के ऊपर इस तरीके का जो एक जुल्म करना और कहीं पे नहीं मिला। तो ये लगातार रहा। पर इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र हर बार होता है जो धर्म के नाम पर एक ध्रुवीकरण करना, दंगा कराना, ये इनका एक सबसे बड़ा कोशिश होता है। सिख धर्म के खिलाफ प्रचार करने का कोशिश हुआ है इस दौर में। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो जवाब हम लोग दिए हैं, खास करके मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत से, किसान मजदूर महापंचायत से, जहां मुजफ्फरनगर में एक वर्गीय
ध्रुवीकरण करते हुए, जिस तरीके से दंगा कराते हुए उसका राजनीतिक फायदा उठाए थे भाजपा, योगी आदित्यनाथ का सरकार आया था, उसी मुजफ्फरनगर से एकता का संदेश स्पष्ट रूप से किसान वहां से भेजा कि हम ये जो भाजपा और संघ परिवार है उसको आने वाले दिन में चुनावों में भी एकजुट होके, ना हम हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई इस तरीके का कोई मतभेद ना रखते हुए एकजुट होके किसान और मजदूर इनको एक करारा हार देने वाला है। तो ये सबसे बड़ा संदेश इस आंदोलन का भी रहा है। इससे बचने के लिए किसान सभा के जो स्टेप्स हैं, ये किसान आंदोलन संयुक्त मोर्चा ने जो स्टेप उठाए वो क्या थे? मतलब इसकी यूनिटी कैसे कायम करके रख पाए? इस आंदोलन का बैकबोन क्या था? ये आंदोलन के पीछे क्या था जिस ताकत ने, जिसने पूरे 1 साल तक इस आंदोलन को बराबर मेंटेन करके रखा? नहीं, सबसे पहला जो है, ये सिर्फ हम किसान सभा का जीत हम नहीं मानते हैं। 500 से अधिक किसान संगठन है, खेत मजदूर के संगठन है, मजदूर वर्ग के संगठन है, और पूरे देश भर में जो एकजुटता, इसके साथ पूरा देश किसानों के साथ जो खड़ा रहा इस आंदोलन में, ये पूरा देश का, जनता का और जनवाद का जीत हम लोग को हासिल, ये जो जीत हासिल हुआ है। तो इसमें हम लोग जिस तरीके से इन मुद्दों पर संघर्ष को खड़ा किए हैं, उसके लिए ये जो मुद्दा आधारित एकता हम लोग 500 से अधिक संगठन है। आजकल जो है 2 लोग भी एक साथ चलने में मतभेद होता है, पर ये 500 से अधिक संगठन का जो एकजुटता बरकरार रखने में इसलिए हम लोग सफल हो पाए क्योंकि मुद्दा आधारित एकता हम बनाए। ये जो 3 कानून है, किसानों का भविष्य को खत्म करने वाला कानून है, इस देश में खेती को कॉरपोरेट ताकतों को लूटने के लिए खुला छूट देने वाला कानून है, इसको मानते हुए जो एक मुद्दा आधारित एकता बना, उस एकता के तहत इस आंदोलन का जीत हुआ। और सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए रहा कि ये जो मेन मुद्दों पर हम लोग जो एकजुटता हुआ, और सब जो हमारे बीच और मतभेद हो सकते हैं वो सब को दूर रखते हुए भारत को बचाओ, किसानी को बचाओ, किसान को बचाओ और कॉर्पोरेट लूट को रोको, इस के आधार पर ये एकता को हम बरकरार रखें। अभी जो किसान आंदोलन जहां पर है, इसके आगे कहां जाएगा ये आंदोलन? कानून वापसी हो गए, इसके आगे अब किस दिशा में जाएगा? ये लड़ाई किस तरफ जाएगी? ये लेनिन का एक कहावत है, वो कुछ जो बात रखे कि कुछ दशके है जहां कुछ भी नहीं होता है, और कुछ हफ्ते होते हैं, दशके, जो एक दशक या कई दशकों में जो होता है वो सिर्फ कुछ हफ्तों में होते हैं। इस आंदोलन में पिछले जनवरी के बाद इस सरकार किसानों से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी। लगातार ये प्रचार हो रही थी गोदी मीडिया में कि इस आंदोलन खत्म हो गया, किसान वापस चले गए, सिर्फ कुछ लोग, चंद लोग वहां बैठे हैं। पर अचानक जिस तरीके से एक हफ्ते 10 दिन पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये 3 कानूनों को वापस लेने का बात कहे, ये आने वाले दिनों में बहुत तेजी से कुछ घटनाक्रम होने वाला है यहाँ पे, जिससे ये जो ताकतें हैं, चाहे संघ परिवार जो फांसीवादी ताकतें हैं, या फिर ये सरकार जो लगातार जन विरोधी कॉर्पोरेट के पक्ष में नीतियां लागू कर रहे, उनके खिलाफ जनता उठ खड़ी है, और आने वाले दिनों में इन नीतियों के खिलाफ भी इस संघर्ष जीत हासिल करेगी। जनता का हित में, किसान मजदूर के हित में नीतियां यहां बनेगी, और इनका जो कोशिशें है देश को
धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटने का जो कोशिश है उसको भी हम पराजित करेंगे। ये जैसे आरएसएस का बहुत बड़ा प्रचार था इस किसान आंदोलन के पीछे कि इसके पीछे वामपंथी है, ये वामपंथियों का आंदोलन, उनके कैडर ने प्रचार किया। तो अब ये आंदोलन यहाँ जीत के बाद अब इसका एक पॉलिटिकल राजनीतिक असर यार भारत देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले ये लगातार इनका एक कहना रहा कि इस संघर्ष के पीछे वामपंथ या लाल झंडा इसके पीछे है। भाजपा का पंजाब का नेता, उनका भी कहना था कि जो कॉमरेड लोगों को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो तो ये आंदोलन खत्म होगा। पर ये पूरा सच नहीं है। हम लोग का जरूर इसमें वामपंथ का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। इसमें इस आंदोलन का जीत हासिल करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, पर यह सिर्फ वामपंथ का जीत नहीं है। इससे बढ़ के बहुत से तबके इस आंदोलन में थे, शुरुआती दौर से रहे, इसलिए 500 से अधिक संगठन है। आप देखे होंगे वहां जिस तरीके से हर रंग के झंडे वहां पे थे, सिर्फ लाल झंडा ही नहीं, पर लाल झंडा का जो संगठन है, उनका जो संगठनात्मक जो ढांचा है देश भर में, उसका इस आंदोलन का जीत का दिशा में ले जाने में बहुत बड़ा एक योगदान रहा। पर इसको ये कहना कि ये सिर्फ लाल झंडा का जीत है, ये अहंकार होगा। ये सिर्फ हमारा जीत नहीं है, ये एकजुट संघर्ष का जीत है। हम लोग इसका शुरुआती दौर से ही एक बढ़ चढ़ के इस संघर्ष में और सभी संगठनों के साथ इसमें लगे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या एक राजनीतिक बदलाव होगा? राजनीतिक बदलाव जरूर आने वाले दिनों में होने वाला है। आप देख रहे हैं जो चुनावी नतीजे अभी आ रहे हैं, चाहे पहले 5 राज्यों में जहां हुआ उसमें बहुत बड़े पैमाने में भाजपा का हर किस्म का कोशिश के बावजूद पूरा काफी करोड़ों रुपया खर्च करना, कॉर्पोरेट मीडिया का इस्तेमाल करना, इस सब के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। अभी जो चुनाव हुए, राजस्थान का जो चुनाव हुआ, उसमें 2 जो क्षेत्र है उसमें एक में 3रा स्थान और एक में 4था स्थान, और जो उनका डिपॉजिट है वो भी खो बैठा उसमें। तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों में इनको चुनावी हार भी होने वाला है। पर ये चुनावी हार अगर होगा और सिर्फ एक ऐसा सरकार आएगा जो पिछले 30 साल से जिन नीतियों को लागू करते आ रहे अलग अलग सरकारें, उसी को अगर लागू करने वाले हैं, तो ये जो आंदोलन में लाखों किसान, खेत मजदूर और मजदूर वर्ग लामबंद हुए, वो उस सरकार को का साथ नहीं देने वाला। ऐसे कोई राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं देने वाला है जो इन्हीं नीतियों का एक कंटिन्यूटी होने वाला है। तो वैकल्पिक नीतियों का जो बात करेंगे, किसान का हित का जो बात करेगा, मजदूर वर्ग का हित का जो बात करेगा, इस देश का संविधान और जनवाद का संरक्षण का जो बात करेगा, वही आने वाले दिनों में चुनावी जीत भी हासिल करेगा। उसके लिए वाम जनवादी मोर्चे का एक व्यापक एकता, सभी तबकों का एक एकता कायम करके, मैं चुनावी एकता का नहीं बोल रहा हूं, एक संघर्षशील एकता का बात, उस संघर्षशील एकता के तहत हम लोग देश में ऐसा एक माहौल बनाएंगे जिसमें ये जो ताकतें हैं आज जो सत्ता में है, वो कतई आने वाले चुनाव में जीत नहीं पाएगी। जीत जनता की होगी, जीत हमारे देश की जनवाद और संविधान की होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी मुद्दों को समझाया, और ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।